अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अरफान खान साहब है मेरे साथ। कल इन्होंने बहुत अच्छा तबसरा किया, पूरी दुनिया से मैसेज आ रहे हैं। अमेरिका गए थे। मैं पूछूंगा कि ये अमेरिका गए, इन्होंने सदर जो बाइडेन जो हैं उनको कौन सी चुंडी वड दी कि उन्होंने पाकिस्तान के मुतल्लक बयान दे दिया कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो महफूज नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या कहें आप सदर जो बाइडेन को कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दे देते हैं? कभी वो आगे कहते हैं पाकिस्तान अच्छा मुल्क है, कभी वो बयान दे देती हैं। जी नहीं देखा, उन्होंने तो एक बात की है जिसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई वो पाकिस्तान का एटमी महफूज नहीं है। एक इशारा दिया है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जो है वो अफरा तफरी है। और ये बात उनकी दुरुस्त है कि आप देख लें कि मुल्क के अंदर किसी भी सियासी पार्टियों के दरमियान आपस में जो रस्साकशी चल रही है, 1-1.5 साल से ज्यादा हो गया है, जिससे बदअमनी बदरस जो है वो चल रहा है और आपस में दुश्मनियों पर उतरे हुए हैं, जिसको दुनिया नोटिस लेती है। और तालिबान की दोबारा आमद शुरू हो गई है, आपने खुद माना है, आपके इदारे मान रहे हैं। सवात के अंदर उनकी दोबारा आमद के ऊपर मुजाहरे हुए हैं। ये सारी बातें जो है दुनिया के नोटिस में आती हैं, उनके कान खड़े होते हैं, तो उन्होंने ये बात कर दी। बात दरअसल ये है कि वो असल में तो उन्होंने चीन को जवाब दिया है। आपको पता है आजकल चीन की जो कांग्रेस पार्टी है उनका सालाना कन्वेंशन हो रहा है, और उसके अंदर क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज्यादा है कि जो सदर है मौजूदा चीन के, इनकी दूसरी मुद्दत भी पूरी हो रही है। चीन के अंदर जब तक माओ तंग जिंदा थे उस वक्त तक कानून यही था कि भाई जिस दफा मर्जी आप सदर बन जाए, फिर वो सदर बने रहे। लेकिन बाद में जो नई पार्टी आई उनकी वफात के बाद, उसमें उन्होंने जो सदर थे उनके लिए 1 साल की मुद्दत रखी थी कि एक मुद्दत के बाद नहीं होगा। फिर उसको तब्दील किया गया और उसमें 2 मुद्दतें शामिल कर दी गई। तो अब ये है कि चाइना का सदर 2 मुद्दत तक लड़ सकता था। अब इनको तीसरी मुद्दत के लिए भी क्योंकि रखना चाहते हैं चीन वाले मौजूदा सदर को, इसलिए उन्होंने जो है अब आई में फिर तब्दीली की है और वो तीसरी मुद्दत के लिए सदर मुंतखब हो गए। और उन्होंने इस इम्पोर्टेंट इवेंट के ऊपर जो खिताब किया है उसमें उन्होंने ये कहा, ताइवान का मसला जो है उठाया है, और उन्होंने साफ धमकी दी है कि भाई हम ताइवान के मसले को बकायदा ताकत के जोर के ऊपर हल करेंगे, मतलब ताइवान को अपने कब्जे में लेंगे। और उस पर जाहिर है कि बड़ी ताकतों ने कोई ना कोई रिएक्शन शो करना था। हालात ऐसे हो गए कि रूस और चीन तो मिल गए हुए हैं, एक दूसरी तीसरी बड़ी ताकत जो है वो अमेरिका ही था। तो फिर अमेरिका ने अपना रिएक्शन शो करने के लिए असल में तो उन्होंने उस हवाले से बात की है जिसमें उन्होंने चीन और रूस को, लेकिन जो चीजें पाइपलाइन में चल रही होती हैं उनकी तरफ वो इशारा दे देते हैं। और वही उन्होंने पाकिस्तान के लिए सिर्फ महज एक फिक्रा कह के एक इशारा दे दिया है कि भाई हम आपकी तरफ जो है मुतमईन नहीं है, और आपकी तरफ हमारी निगाह है कि भाई आपके पे हमने निगाह रखी हुई है कि अगर आप हमारे साथ दाएं बाएं चलेंगे तो उसका नुकसान आपको होगा। मकसद ऐसी बातों करने का ये होता है। दूसरा ये है कि सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात जो है वो बिगड़ रहे हैं। जो ट्रंप के जमाने में सऊदी अरब और अमेरिका बहुत ज्यादा करीब आ गए थे। हालांकि अमेरिका बहुत बड़ा इंपोर्टर है अमेरिकन असले का। आधा 50% तो अमेरिका का असला वहां बिक जाता है, सऊदी अरब में और अबू धाबी वगैरह के अंदर, यूएई के अंदर। लेकिन जो उनको पास इत्तलात हैं, जो बाज अखबारात लिख रहे हैं कि इस बिगाड़ की वजह ये है कि रिपब्लिकन पार्टी को दोबारा सऊदी अरब जो है सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ट्रंप दोबारा कैंडिडेट बन रहा है अगले इलेक्शन के लिए उनका, रिपब्लिकन का। और उसमें सऊदी अरब की फैमिलीज जो है, रॉयल फैमिली, उनके और इसके ट्रंप के दामाद के दरमियान जो है कई कंपनियां मुश्तरका उन्होंने खोली हैं। तो इसलिए वो रिपब्लिकन्स को हिमायत कर रहे हैं। और रिपब्लिकन्स की, आपको पता है अमेरिका का सिस्टम ऐसा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फंड रेजिंग करनी पड़ती है इंतखाब लड़ने के लिए, और उस फंड रेजिंग में सऊदी अरब जो है बहुत नुमाया हिस्सा ले रहा है, बहुत पैसा दे रहा है, जो जाहिर है कि डेमोक्रेटिक वालों को पसंद नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने एक सख्त हाथ रखा है सऊदी अरब के ऊपर, और उसको भी उन्होंने इस मामले में लपेटा है। और पाकिस्तान जो बचा हुआ है आज तक अमेरिका की वजह से, वो वजह उसकी यही है कि सऊदी अरब के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बड़े अच्छे, और वो पाकिस्तान को उसका हिमायती मुल्क होने की वजह से एक
सेफ साइड देता है, और अगर सऊदी अरब से उनके तल्लुकात बिगड़ गए तो हमारे लिए तो उनकी मुकत ही कोई नहीं है अमेरिका के लिए। ये सारी एक इंटरनेशनल गेम है जो स्टेप बाय स्टेप जो है वो सामने आ रही है। लेकिन जो कुछ बाइडेन ने कहा वो बड़ी ताकत का सरबराह कह सकता है, उस पर जो रिएक्शन शो किया गया है पाकिस्तान की तरफ से वो कोई इतना अच्छा नहीं है। एक बड़े मुल्क के सर को जो जिस किस्म की सियासतदान बातें कर रहे हैं, बजाय इसके कि इस बयान को सीरियस लेते और इसकी वजह ढूंढते, इसका हल ढूंढते, अमेरिकन के साथ तबादला ख्याल करने की कोशिश करते कि भाई यहाँ तक नौबत क्यों पहुंच गई है। जो बाइडेन के खिलाफ जो है जबरदस्त तमाम सियासी लीडर जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं। तो जब हमारे पास पहले कुछ नहीं है तो हमें फिर मोहतात होके ऐसे स्टेप उठाने चाहिए। तो सियासी हालात पाकिस्तान क्यों नहीं बदल लेता, सेट कर लेता आपस में, क्यों नहीं जी सियासी हालात क्यों नहीं ठीक कर लेता पाकिस्तान? हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सियासी हालात पाकिस्तान क्यों नहीं ठीक कर लेता कि बड़ी ताकतें उसकी दुम के पांव रख देती हैं? यही तो हमारी बदकिस्मती है, इसी के लिए तो हम रोते हैं। और ना हमारे में कोई ऐसा प्रेशर डेवलप होता है कानूनी तौर पर अवाम की तरफ से कि सियासतदान जो है उस प्रेशर के आगे मजबूर हो जाए। मुसीबत सारी है कि सारी कौम जो है सियासतदानों के पीछे लगी हुई है। सियासतदानों को जो है वो कौम के पीछे लगे, वो कौम के माइंड को पढ़े, कौम क्या चाहती है। ये ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हो रही, इसलिए हम अभी तक पस्ती का शिकार हैं। तो इमरान खान की जीत को क्या समझते हैं कि बेहतर होगा सियासी हालात पाकिस्तान में कि और बिगड़ जाएंगे, हालात खराब हो जाएंगे? देखें अभी तो हर जगह वो खुद कैंडिडेट था जी। अब जब दोबारा हर जगह तो खुद असेंबली में सीटों पर नहीं बैठ सकता ना। अब दोबारा री इलेक्शन होंगे, ये एक सीट रखेगा बाकी सीटों को छोड़ेगा। तो फिर जब दोबारा इलेक्शन होंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये 8 सीटें ये जीत जाएगा। ये लाजमी इसमें से जो कैंडिडेट नए सामने आएंगे, जहां कमजोर पोजीशन है इसकी इमरान खान की चंद हजार वोटों से जीता है, वहां पे यकीनन अपोजिशन जो है मजबूत उम्मीदवार लेके आएगी। और जब उनका कैंडिडेट आएगा तहरीक इंसाफ का कोई दूसरा शख्स, तो फिर यकीनन ये मेरी अपनी वो है कि ये अपोजिशन जो है सीटें जीत जाएगी और नुकसान उठाएगा इमरान खान। अभी तो ये है कि खुद कैंडिडेट था इसलिए हर जगह जीत गया। ठीक, अच्छा एक और, क्योंकि आपकी नज़र हर पहलू पे होती है कि पाकिस्तान में पंजाब हुकूमत ने एक ऐसा हलफनामा निकाला है, 10 करोड़ के करीब तकरीबन वहाँ छड़े छड़ियाँ होंगे जिनके निकाह होंगे। आया उनको उनकी ज़ुबान पे यकीन नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ? ये काफ़ी नहीं है निकाह के लिए कि उन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया कि जिसने निकाह करवाना है वो पहला हलफ चुकेगा खातमुन नबीयीन का, तो उनको उनकी ज़ुबान पे एतबार नहीं है? सदियों से यही चला आ रहा है। देखें नसीर साहब, ये इसकी जरा थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाए। जब ये मामला हुआ है इससे पहले कोई करारदाद नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई पंजाब असम्बली के अंदर। ये अचानक जो है आपके परवेज इलाही साहब, ये उनकी इख्तरा है, ये एक शख्स के ज़हन की इख्तरा है जो शरारत पे उतरा है। और वो बात यही है कि गुजरात की वालों की जो इनकी काफ लीग है वो खत्म हो रही है। पार्टी जो आपस में दोनों में इख्तलाफ हुआ है इस नई हुकूमत के आने पे, अपोजिशन का साथ देने पे चौधरी शुजात साहब के, अब परवेज इलाही साहब अकेले रह गए और उन्हें पता है कि उनको पंजाब से या गुजरात से वोट मिलना है और वो तरीके लबैक का वोट हासिल करने के लिए वो इस किस्म के इकदाम उठा रहे हैं या मजहबी ताकतों का वोट हासिल करने के लिए, ताकि उनकी मदद से फिर उनको सपोर्ट मिल जाए और वो दोबारा मुंतखब हो जाए या उनके 2-4 बंदे मुंतखब हो जाए। इससे ज्यादा इसकी कोई वो नहीं है। ये जो पब्लिसिटी करना और इश्तिहार देना इस तरह करके, ये तो हम रोते हैं कि भाई इसका नुकसान क्या होगा। आवाम के दिलों में जो नफरत पैदा होगी, जो फैलेगी, हर जगह बात डिस्कशन में आएगी, उसकी तरफ सियासतदानों की तवज्जो नहीं होती। हर कोई अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करता है और ये परवेज इलाही साहब ने किया, इसका नुकसान उठाएंगे वो। तो इस तरह की वो चीजें इनका आर्जी फायदे होते हैं, इनके कोई मुस्तकिल फायदे नहीं होते। मुस्तकिल फायदा होना था तो आज पीपल्स पार्टी जिसने ये गैर मुस्लिम करार दिया था वो आज तक इख्तियार में होती। आपने देख लिया कि किसी ने भी कोई भी मुस्तकिल फायदा किसी को नहीं पहुंचा, ना जियाउल हक की पार्टी को पहुंचा। आज कौन जानता है कि जिया लीग भी बनी हुई है, रजिस्टर्ड है, लेकिन
4 वोट उनके पास नहीं है। जिया फाउंडेशन का आपने कभी नाम सुना है? इतनी बड़ी उन्होंने उस जमाने में कायम की थी जिया फाउंडेशन, सब खत्म हो गए। इसलिए इन बातों का मजहबी इदारों का कोई मुस्तकिल जो है वो असर कबूल नहीं करती कौम। लेकिन ऐसी बातों का अवाम पे उल्टा असर भी पड़ता है, तो चोरियां और बढ़ती जाती हैं, डकैतियां हो रही हैं। आज अब ये खबर आ रही थी कि एक राहगीर को, एक बिजनेसमैन को रास्ते में उससे छीना झपटी करने की कोशिश की, मार दिया, उसके पैसे सड़क पे गिर गए। राहगीर जो से हैं, बजाय उसकी जान बचाने को वो पैसे उठाते रहे और भागते रहे। इसलिए तो गुर्बत इस कदर बढ़ गई है, महंगात इस कदर बढ़ गई है कि वहां पर लोगों का जीना जो है मुश्किल हुआ है। इसलिए जाहिर है कि भाई इंसान सबसे पहले तो पेट की फिक्र करता है। सब ईमान से ईमान जो है वो सब बाद में आते हैं, पहले इंसान को अपनी पेट की फिक्र होती है। और उसमें एक मुश्किल हालात में से पाकिस्तान के अवाम जो है वो गुजर रहे हैं। मुश्किल हालात हैं, लेकिन आलमी सतह पर थोड़ा सा तबसरा कर दीजिएगा। क्या देखते हैं कि जर्मनी की हुकूमत क्या सोच रही है, और जो यूरोप मिल के मुकाबला कर लेगा अमेरिका के बगैर, या सारी ताकतें मिलकर रूस को कुछ ना कुछ ज़ेर कर लेंगी? देखिए, हम जो जर्मनी है या जो दूसरे यूरोपीय ममालिक हैं, वो मजबूर है नेटो का मेंबर होने की वजह से। नेटो यहाँ की हुकूमतें आप देख लें, ग्रीन पार्टी जैसी जो कि सख्त मुखालिफ है इन कामों के, जंग के या इस किस्म के इकदाम उठाने के, वो भी इस वक्त मजबूर है कि हुकूमत का साथ है तो हुकूमत का साथ दे रही है। हालांकि वो अलहदा भी हो सकती है, लेकिन उन्हें पता है कि हम अलहदा हो गए तो उससे एसपीडी की हुकूमत जो है वो चली जाएगी, फिर एक नई जो है मुश्किल में जर्मनी आ जाएगा। इसलिए मजबूरन इस वक्त साथ दे रहे हैं। ये सब जो कुछ हो रहा है, इसका नुकसान जो है उसका सबसे ज्यादा बार जो है जर्मनी के ऊपर ही पड़ रहा है, और वो एक मजबूरी है कि नेटो के मेंबर मुल्क होने की वजह से उनको ये करना पड़ रहा है। आप देख लें कि जर्मनी के अवाम इसमें फैसले में साथ नहीं है। जो मुजाहरे पिछले इतवार हुए वीकेंड पे बर्लिन के अंदर, जर्मनी के दूसरे शहरों में, उनकी तादाद मुसलसल बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हम हर वीकेंड को ऊपर ये मुजाहरे करेंगे, और उन मुजाहरों में आप देखें तादाद बढ़ेगी, और जर्मन गवर्नमेंट को प्रेशर में लाएंगे कि वो कोई ना कोई अपना फैसला बदले। अगर वो नेटो में से नहीं भी निकलता तो बहरहाल इस यूक्रेन जंग को ज्यादा देर तक अफोर्ड करने के लिए अवाम तैयार नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा बोझ जो है वो आवाम के ऊपर ही पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह गैस और बिजली जो है वो महंगी हो रही है। तो जो सी महंगाई अरूज पे है, तो क्या देख रही है कि कोई हुकूमत अवाम को ज़्यादा सहूलियत देगी किसी न किसी रंग में? नहीं, अवाम सहूलियत दे तो रही है, लेकिन उससे इतनी बड़ी सहूलियत तो अवाम को नहीं दे सकती ना, जितनी महंगात हो गई है। हजार रुपए का बिल एक आम आदमी का जो है वो बिजली वगैरह का आ रहा है। हुकूमत खुद वार्निंगें दे रही है कि जिनका एक नॉर्मल बिल आता था 200-250 यूरो का, वो 1000 से ऊपर बिल आएगा। उसमें गवर्नमेंट का शेयर क्या है? 270 यूरो पर जो बंदा टैक्स देता है, उसको 270 यूरो गवर्नमेंट मदद दे रही है पूरे साल के अंदर, गैस पानी बिजली के अंदर के भी जो महंगाई बढ़ेगी। तो इससे तो गुजारा नहीं होता ना, बाकी तो अपनी जेब से देना पड़ेगा। जर्मन इसलिए इसको ज्यादा देर तक अवाम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे यूरोप के। बहरहाल इसके लिए इसका ज्यादा जो असर है वो मनफी असर वो यूरोप के अवाम उठा रहे हैं। अमेरिका के अंदर तो कोई उसका इतनी बड़ी हलचल नहीं है या इतनी बड़ी है, वहां को तो पेट्रोल भी जाओ इतना नहीं बढ़ा कि भाई जिससे लोग परेशान हुए हो। अच्छा, क्योंकि आप अमेरिका गए थे, उसके बारे में एक अलहदा स्पेशल प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि अमाम जमात अहमदिया वहाँ तशरीफ़ ले गए थे। वहाँ की बातें हम इंशाल्लाह आपसे पता करेंगे कि आपने क्या देखा, किस तरह पाया इस दौरे को। आप भी साथ रहे हैं, वहाँ से आपने रिपोर्टिंग भी की है, जो कि गालिबन अल-फज़ल इंटरनेशनल में छपी है, या बता दीजिएगा नाज़रीन को ताकि वो फ़ायदा उठा लें। अल-फज़ल इंटरनेशनल में 4 रिपोर्ट छपी है मेरी। 4 रिपोर्ट? अच्छा, 4 रिपोर्टें छप चुकी हैं नाजरीन। तो इसके अलावा हम इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि लोग प्रोग्राम में सुनना चाहते हैं। पढ़ने का शौक़ भी है, लेकिन सुनने का ज़्यादा आजकल शौक़ है। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप तबसरे देते रहेंगे, लोग इंशाल्लाह पसंद करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह कल या जब भी मौका मिला फिर आपको ज़हमत देंगे। आपका बहुत शुक्रिया। नसीर को इजाज़त दीजिए। नाजरीन जुड़े रहिए रोशन टीवी इंटरनेशनल के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह हम आपको नई से नई खबरें देंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया।